दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें दोस्तों अपने 14 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 15 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 14 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 15 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। 150 नंबर का ये पेपर है वो रहने वाला है। प्रश्नों का डिवाइडेशन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, जो इस मॉडल पेपर के अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ वही डिवाइडेशन है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अपन देखिए, भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, वराहमिहिर का पुत्र पृथ्वीयश द्वारा निम्न में से किसकी रचना की गई। दोस्तों, वराहमिहिर के पुत्र पृथ्वीयश द्वारा निम्न में से किसकी रचना की गई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है होर्सत पंचाशिका। होर्सत पंचाशिका ग्रंथ की दोस्तों रचना की गई थी किसके द्वारा, वराहमिहिर के पुत्र के द्वारा। क्या नाम था दोस्तों, पृथ्वीयश, ठीक है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, गोवर्धन, फरूक बेग, मंसूर, मोहम्मद नादिर आदि चित्रकार किसके दरबार की शोभा थे। गोवर्धन, फरूक बेग, मंसूर, मोहम्मद नादिर आदि चित्रकार किसके दरबार की शोभा थे। तो दोस्तों, किसके दरबार की शोभा थे, तो दोस्तों ये जहांगीर के दरबार की शोभा थे। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थ्योरीज ऑफ इंडियन मुटिनी 2000 थ्योरीज ऑफ इंडियन मुटिनी 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों, ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक थे एस.बी. चौधरी। कौन थे, एस.बी. चौधरी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विवियन डेरोजियो। विवियन डेरोजियो के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया यंग बंगाल आंदोलन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, ये यंग बंगाल आंदोलन है, इसकी शुरुआत है वो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता बंगाल में की थी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। ये डेरोजियो है, इनके पिता पुर्तगाली थे और माँ है वो भारतीय थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में सत्य का चयन कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं में से अपने को सत्य का चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। दोस्तों, एक तरफ घटनाएं दे रखी है, दूसरी तरफ क्रांतिकारी दे रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आशय हत्याकांड, दोस्तों आशय हत्याकांड के क्रांतिकारी कौन थे बताइए। तो दोस्तों वो थे वाची अय्यर। वाची अय्यर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए, सांदर सत्याकांड के क्रांतिकारी कौन थे, तो वो थे दोस्तों भगत सिंह, बिल्कुल सही है। और स्टीवन की जो हत्या है वो दोस्तों स्टीवन की हत्या है वो दोस्तों किसने की थी, तो ये सुनीति चौधरी ने, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए, करजन वाइली हत्या, करजन वाइली हत्या, तो दोस्तों ये मदन लाल ढींगरा। तो दोस्तों इसमें ये भी सही है। तो यहाँ पर इसमें अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था, तो दोस्तों इसमें चारों के चारों हैं वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ABCD सभी। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है कि क्या पूछा गया है इसमें कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे
महाराणा प्रताप की माता का नाम सौभाग्य देवी था। महाराणा प्रताप की माता का नाम सौभाग्य देवी था। गलत हो जाएगा, पहला ही कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था। क्या नाम था? जयवंताबाई। और ये उदय सिंह के दोस्तों सबसे बड़े पुत्र थे। तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इन्होंने कृषि और वनों के विकास विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ये महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1572 को हुआ। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 25 नहीं दोस्तों, 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें गलत कौन कौन सा कथन है? तो एक तो दोस्तों ए नंबर का गलत था और एक डी नंबर का गलत है। तो यहाँ पर अपने को बताना था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक या ग्रंथ दे रखा है, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो दोस्तों कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता पद्मनाभ है। कौन है? पद्मनाभ। और कुमांड रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय। और प्रताप रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों जाचक जीवन। कौन है? जाचक जीवन। और पद्मावत ग्रंथ के जो लेखक है, रचयिता है, वो कौन है? तो वो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3-4-1-2। 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3-4-1-2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग को जीतकर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग को जीतकर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है उलुग खां को। दोस्तों देखिए, रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो दोस्तों 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, और दोस्तों हमीर देव चौहान वहां का शासक था, आप सभी को पता होगा। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, एक तो नुसरत खां और एक है उलुग खां। नुसरत खां दोस्तों इस युद्ध में मारा गया था और उलुग खां को दोस्तों इसका प्रशासक नियुक्त किया था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए? बताइए, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बैराट से पाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 1837 ईस्वी में कैप्टन भट्ट ने अशोक का जो शिलालेख है वो दोस्तों भाब्रू शिलालेख इसको खोजा था। ठीक है, कहां से? बैराट से। और दोस्तों जो इसका दूसरा शिलालेख है वो भीम जी की पहाड़ी से बैराट से खोजा गया है और डॉक्टर कार्लाइल ने खोजा था। डॉक्टर कार्लाइल। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, देवघोष और धर्मघोष किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे? देवघोष और धर्मघोष किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अरुणोराज के। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अरुणोराज के पुत्र जगदेव ने 1155 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी और अरुणोराज ने दोस्तों आना सागर झील और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है दोस्तों उमराई बांसवाड़ा। दोस्तों उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसे महालक्ष्मी या तरतई माता भी कहा जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये पांचाल जाति की कुलदेवी है, याद रखना। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध गुड़ला त्योहार निम्नलिखित में से किस शासक की स्मृति में मनाया जाता है? बताइए, गुड़ला त्योहार है किस शासक की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेसर और बुलाक नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में पहने जाते हैं? निम्नलिखित में से बेसर और बुलाक नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में पहने जाते हैं? तो दोस्तों ये पहने जाते हैं, ये नाक के आभूषण है दोस्तों। किसके? नाक के आभूषण। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस बोली पर, ठीक है, राजस्थान की किस बोली पर गुजराती और मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गुजराती और मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, तो कौन सी बोली पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नारायणी माता का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? नारायणी माता का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये स्थित है कहाँ पर? तो ये दोस्तों अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये अलवर में है और ये नाई जाति की कुल देवी है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन भाग 2 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, किस भारतीय राज्य ने मार्च 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन नीति की शुरुआत की? बताइए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने मार्च 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन नीति की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम के सहयोग से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी कब की? सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम के सहयोग से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी कब की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पृथ्वी पर वापसी की 18 मार्च 2025 को। 18 मार्च 2025 को। 1 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स 9 महीनों से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद में सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। और दोस्तों कब? 18 मार्च 2025 को। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिजी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? बताइए, फिजी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया है किसे? तो दोस्तों श्री रविशंकर को, श्री रविशंकर को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2024 बनी विक्टोरिया कजेर। मिस यूनिवर्स 2024 बनी विक्टोरिया कजेर थीलविंग का संबंध किस देश से है? तो बताइए कौन से देश से है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है और ये दोस्तों डेनमार्क की है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, फोर्ब्स ने दिसंबर 2024 को जारी की विश्व की शक्तिशाली महिला सूची जिनमें से निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला शामिल नहीं है? बताइए, फोर्ब्स ने दिसंबर 2024 को जारी विश्व की शक्तिशाली महिला सूची जिनमें से निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए स्मृति ईरानी है, वो इसमें नहीं है। स्मृति ईरानी इसमें नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है। बाकी निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और किरण मजूमदार ये तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें
21 नंबर का प्रश्न है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वी राम सुब्रमण्यम, वी राम सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 22 नंबर का प्रश्न है, उड़न परी अंतर्राष्ट्रीय धावक है हमीदा बानो का 7 दिसंबर 2024 को निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय धावक है हमीदा बानो, इनका 7 दिसंबर 2024 को निधन हो गया और ये दोस्तों उदयपुर की रहने वाली थी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर की रहने वाली थी ये। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, सचेत संबंधित कथनों में से असत्य का चयन कीजिए। सचेत संबंधित कथनों में असत्य का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए कॉमन अल्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम है, ये सचेत बिल्कुल सही बात है। 3A सिद्धांतों पर आधारित अलर्ट एक्नॉलेज एक्शन, दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, अपने को असत्य कथन बताना था, तो दोस्तों ये 3A सिद्धांतों पर, ये अलर्ट अवेयरनेस एक्शन पर आधारित है। ठीक है, एक्नॉलेज इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और आगे देखिए सचेत मोबाइल ऐप और पोर्टल सचेत NDMA government.in द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही बात है। और ऐप SMS के जरिए चेतावनी की सूचनाएं देता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, SMS के जरिए चेतावनी की सूचनाएं देता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्नॉलेज की जगह क्या आना चाहिए था? अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस औद्योगिक इकाई की स्थापना करेगी? राजस्थान के किस क्षेत्र में जर्मन कंपनी अल्बाट्रोस औद्योगिक इकाई की स्थापना करेगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों ये तिमरी में करेगी। कहां पर करेगी दोस्तों? जोधपुर के तिमरी में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? बताइए, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए इसमें 80,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से मैनिफेस्टो शब्द का सही हिंदी शब्दार्थ होगा। बताइए मैनिफेस्टो का दोस्तों हिंदी अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है घोषणा पत्र। क्या हो जाएगा? घोषणा पत्र। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से बेमेल सुनिए। निम्नलिखित है विलोम शब्द युग्म में से बेमेल को अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए रद्द का क्या हो जाएगा? बहाल। ठीक है, बिल्कुल सही है। कृपण का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? दानी। ये भी बिल्कुल सही है। भूत का अभूतपूर्व है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। भूत का हो जाएगा भविष्य। ठीक है, और भूतपूर्व का हो जाएगा अभूतपूर्व है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और प्रसार का दोस्तों संकोच हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, बेमेल है। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में युग्म शब्द का जोड़ा अशुद्ध है? बताइए किस विकल्प में युग्म शब्द का जोड़ा अशुद्ध है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए एक तो है छोटी की मात्रा चरी और एक है बड़ी चरी। देखिए इसका मतलब चरी का मतलब चारा और चरी का मतलब जानवर, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। देखिए ये जो चरी है जिसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसका तो हो जाएगा दोस्तों जानवर। ठीक है, और ये जो चरी दे रखा है इसका मतलब होता है चारा, यानी कि गोचारण भूमि।
ये भी बोल सकते हैं आप। तो ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही है। 29 नंबर का प्रश्न है, संकलन शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द है। संकलन शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द कौन से हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सम प्लस कलन। दोस्तों सम प्लस कलन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें सम उपसर्ग और कलन इसमें क्या है, मूल शब्द है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यण संधि का नियम क्या है कि य, र, ल और व, इसके आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मृत्यु अनुसार देखिए यह के आगे आधा कटा हुआ अक्षर है। इसमें देखिए इसमें प्रत्युपकार में भी यह के आगे आधा कटा हुआ अक्षर है, और पर्यटन में भी यह के आगे आधा कटा हुआ अक्षर है, ठीक है, रह। और यहाँ पर देखिए दोस्तों भयो उत्पादक, ठीक है, भयो उत्पादक में आप देख सकते हैं भय प्लस उत्पादक हो जाएगा, उसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, इसमें यह नियम नहीं लग रहा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर अपन भाग 4 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनर, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनर का प्रयोग दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, टीचर इज गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस टुमारो, बताइए क्या आएगा खालिस्तान में? तो दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों द टीचर इज गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस टुमारो। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इसमें देखिए दोस्तों इट इज ए फैक्ट दैट किड्स मॉडल पेरेंटल बिहेवियर सेड द रिसर्चर। दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंदर ये इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है बताना है करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है द रिसर्चर सेड दैट इट इज ए फैक्ट दैट किड्स मॉडल पेरेंटल बिहेवियर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। इसमें देखिए डॉक्टर नर्सिंग एडवाइज्ड पेरेंट्स टू ट्राई आउट ए न्यू मेडिसिन फॉर दोस्तों माइग्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा देखिए, पेरेंट्स वर एडवाइज्ड टू ट्राई आउट ए न्यू मेडिसिन फॉर माइग्रेन बाय डॉक्टर नर्सिंग। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। दोस्तों ये अंडरलाइन दे रखा है ना, इसकी जगह क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? इसमें मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें आएगा विल श्योरली मिस आएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें। 35 नंबर का प्रश्न है, द करेक्ट एंटोनियम ऑफ हर्ष। दोस्तों हर्ष का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, तो वो जाएगा दोस्तों लेनिनेंट। दोस्तों इसका मतलब होता है कोमल। क्या होता है? कोमल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या है, बताइए सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या है?
तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एजी। क्या हो जाएगा? एजी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर का रासायनिक प्रतीक एजी है और इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 47। और दोस्तों इसको बोलते हैं अर्जेंटिनम। क्या बोलते हैं? अर्जेंटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, जैविक रूप से अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है। बताइए, जैविक रूप से अपघटित होने वाला पदार्थ नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें वो है पॉलीथीन बैग से। पॉलीथीन बैग से, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पॉलीथीन बैग्स एक कृत्रिम प्लास्टिक पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का वह भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है वह है। बताइए, मस्तिष्क का वह भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें मेडुला। मेडुला। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मेडुला ओब्लांगेटा, नाम तो सुना ही होगा, ये मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में इसकी शुरुआत दोस्तों 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी वस्तु के जड़त्व के संबंध में सही कथन को चुनिए। किसी वस्तु के जड़त्व के संबंध में सही कथन को अपने को क्या करना है? चुनना है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखिए जड़त्व वस्तु के गति का विरोध करता है। ठीक है, जड़त्व वस्तु के गति का विरोध करता है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल है, सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपने भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 6 में। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए गठित समिति में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए गठित समिति में कौन शामिल होते हैं? कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर दे रखा है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए गठित समिति में दोस्तों देखिए राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। दोस्तों इस समिति के प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता और दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री, ये 3 शामिल होते हैं दोस्तों केंद्र ये सतर्कता आयुक्त के लिए गठित समिति में। तो यहाँ पर इसमें 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 तो कौन से ऑप्शन में है? 1, 3, 4 उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन चुनना था। 1, 3, 4 दूसरे नंबर के ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, और दोस्तों अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि देखिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद में, यानी कि मंत्री परिषद के किसी ऐसे मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा में सदन के नेता की भूमिका के लिए मनोनीत करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में अपने एक सदस्य की नियुक्ति सचेतक के रूप में करता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है। बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए 34। 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34। ठीक है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 34। याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 45 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, अब अपन 45 का तो उत्तर बता ही दिया, 34। ठीक है, अब अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान भूगोल के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं का राज्य में विस्तार है। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है वो दोस्तों कहां से कहां तक है? तो दोस्तों ये गंगानगर से बाड़मेर तक है। 5 जिलों के अंदर है दोस्तों ये, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बाड़मेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है हिंदुमल कोट, गंगानगर से बाकासर, बाड़मेर तक। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र और इसके जलग्रहण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र और इसके जलग्रहण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों का क्या करना है? विश्लेषण करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, अपने को दोस्तों कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करते ही सबसे पहले गुंजाली नदी इसमें मिलती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक मध्य प्रदेश में और 3 राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी का विलय यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा में होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन है वो दोस्तों सही है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 13.48%। 13.48%। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जामसर, सियासर, पीर की ढाणी व जोदियासी क्षेत्रों से किस खनिज का खनन होता है? राजस्थान में जामसर, सियासर, पीर की ढाणी व जोदियासी क्षेत्रों से किस खनिज का खनन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस खनिज का खनन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिप्सम का खनन होता है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिप्सम का। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर राज्य में 19वीं पशुगणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुगणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की संख्या में कुल कितना परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों बताइए कि कुल कितना परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों इसमें 1.66% की कमी हुई, 1.66% की कमी हुई है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिए, अब अपन स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 8 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, एल उर्विक के अनुसार आदेश का सिद्धांत क्या बताता है? बताइए, एल उर्विक के अनुसार आदेश का सिद्धांत क्या बताता है? तो दोस्तों आदेश का सिद्धांत क्या बताता है?
दोस्तों देखिए, एक अधीनस्थ को केवल एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आदेश के सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए, तो इसमें एक 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं इसके अंदर देखिए दोस्तों, विद्यालयी अंतः क्रिया में सुधार, ठीक है, बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी इसकी विशेषता है। औपचारिक मात्राएं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेतृत्व प्रदान करना, ये इसकी विशेषता है। प्रशिक्षण प्रदान करना, निर्णय प्रदान करना, कर्मचारी विचारों से अवगत होना, ये इसकी विशेषता है। लेकिन यहाँ पे औपचारिक मात्रा ये नहीं है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, संस्थागत नियोजन में कौन से 3 मुख्य घटक होते हैं, जैसा कि E.W. फ्रैंकलिन ने बताया है। संस्थागत नियोजन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, वो बताना है। तो दोस्तों कौन से 3 प्रमुख घटक, तो वो है समाज, व्यक्ति और संस्था। समाज, व्यक्ति और संस्था, ऐसा किसने बताया है? ये 3 घटक ये E.W. फ्रैंकलिन ने बताया है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नेतृत्व की लेसेज फेयर शैली अथवा हस्तक्षेपी शैली तब अपनाई जाती है जब नेतृत्व की लेसेज फेयर शैली अथवा हस्तक्षेप शैली तब अपनाई जाती है जब दोस्तों कर्मचारी पूरी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम होते हैं। कर्मचारी पूरी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन स्तर में क्या किया जाता है? संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन स्तर में क्या किया जाता है? तो बताइए क्या किया जाता है? तो दोस्तों इसमें देखिए, योजनाओं का वास्तविक रूप से लागू किया जाना। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, दीक्षा पोर्टल में क्यूआर कोड स्कैनिंग का क्या उद्देश्य है? दीक्षा पोर्टल में क्यूआर कोड स्कैनिंग का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है दोस्तों क्या, तो इसका उद्देश्य है शिक्षकों और छात्रों को डिजिटली सामग्री तक पहुंचने में मदद करना। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षावाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षावाणी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो दोस्तों 11 मई 2020 को दोस्तों की गई थी। 11 मई 2020 को। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के तहत छात्रों को परिवहन सुविधा में कितना योगदान दिया जाएगा? तो बताइए परिवहन सुविधा में दोस्तों कितना योगदान दिया जाएगा? तो दोस्तों 6,000 रुपए की परिवहन सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, RTE एक्ट 2009 के तहत विद्यालयों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? विद्यालयों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों 25% सीटें गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने का अधिकार है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, RTE एक्ट 2009 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? बताइए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 35:1। कितना होना चाहिए? 35:1, यानी कि 35 बच्चों पर 1 शिक्षक है। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में स्किनर के अनुसार क्या क्या कहा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है? तो दोस्तों स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है कि यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर की समयावधि होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर की समयावधि होती है। तो दोस्तों ये होती है 13 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 13 वर्ष से 15 वर्ष तक।
आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निर्मितवाद में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है? वाइगोत्स्की के अनुसार निर्मितवाद में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है? तो कौन सा है? तो वो है अधिगमकर्ता का सामाजिक अनुभव। अधिगमकर्ता का सामाजिक अनुभव, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक 17 वर्षीय बालिका वस्तु ये एक 17 वर्षीय बालिका पसंद की वस्तु न मिलने पर छोटे बच्चों की तरह रोने लगती है। यह किस रक्षात्मक युक्ति को दर्शाता है? यह किस रक्षात्मक युक्ति को दर्शाता है? तो दोस्तों ये प्रतिगमन को। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिगमन को। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर मोर देन IQ पुस्तक का संबंध किससे है? बताइए। इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर मोर देन IQ पुस्तक है वो दोस्तों डेनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर रीजनिंग एवं गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में RESET को यहाँ पे 36 53 85 40 लिखा जाता है, और स्टार्ट को दोस्तों 38 40 13 64 0 लिखता है। तो उसी भाषा में स्टॉप को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों स्टॉप को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये R है वो रीसेट के अंदर R है, इसको 36 लिखा गया है। तो दोस्तों ये R को 36 क्यों लिखा गया? R 18 नंबर पे आता है, इसको डबल करके लिखा गया है। उसी प्रकार अपना S आता है 19 नंबर पे, तो 19 को डबल करके लिखो, कितना हो जाएगा? 38। उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर जो T है वो कितने नंबर पे आता है? तो दोस्तों T आता है 20 नंबर पे, ठीक है कि, और 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40। वो कितने नंबर पे आता है? वो दोस्तों 15 नंबर पे, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? P है वो कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे, तो इसको 32 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 38 40 15 32, इसका राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है? दोस्तों पहले नंबर में ही है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 फलक ATINSOWEGO और TO के रूप में चिन्हित है। उस शब्द का चयन करें जो TO शब्द दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। बताइए दोस्तों TO के विपरीत फलक में क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर WE और WE आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अपन दोस्तों TO के सामने क्या हो जाएगा? दोस्तों TO के सामने यहाँ पर गो हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ऊपर सबसे पहले दोस्तों WE लिख लीजिए दोनों तरफ, ठीक है। और दोस्तों अब इसको क्लॉकवाइज जैसे घुमाओगे तो दोस्तों क्या आएगा? TO ये आ गया। फिर वापस घुमाओगे तो दोस्तों क्या आएगा? AT, क्या आ जाएगा? AT, तो ये AT हो गया। अब इसको घुमाओगे तो दोस्तों यहाँ पर GO आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? IN, ठीक है। यानी कि दोस्तों AT के सामने क्या हो गया? IN, TO के सामने क्या आ गया? GO। तो यहाँ पर TO के बारे में पूछा गया है, तो GO इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो दोस्तों जहाज का मुख्य आदमी कौन होता है? कप्तान होता है जहाज का, ठीक है। और अखबार का मुख्य आदमी दोस्तों कौन होता है? संपादक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जोड़, इंटू का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ गुणा हो तो दी गई अभिव्यक्ति का मान होगा। तो दोस्तों मान क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले अपन मंझला ब्रैकेट है वो सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 इंटू 2, तो 11 इंटू 2, तो इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ घटा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ दोस्तों भाग है, तो ये दोस्तों यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा? जोड़, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है? जोड़, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2। और यहाँ पे भाग 2 दे रखा है, तो भाग का अर्थ क्या है? गुणा, तो इंटू 2, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं
इसमें 11 माइनस 2 प्लस 2 × 3 भाग 3 - 2, सॉरी 3 + 2 × 2, ये बनेगा दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही भाग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका सीधा सा मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर 3 × 2 होगा, वो हो जाएगा, वही बोडमास वाला नियम आपको लगाना है। तो इसमें 6 उत्तर आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका इसमें। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 3x + y = 81 और 81x - 3 = 3 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों x का मान है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 81 है, इसको अपन 3 की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की घात 4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x + y = 4, x + y = 4, ये एक तो समीकरण ये बन गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप x का मान है वो आप 17/8 है वो रख लेना। दोस्तों चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि मैथ के क्वेश्चन नहीं करवाते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3x + y बराबर कितना है, 81। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x + y = 4, एक समीकरण तो दोस्तों ये बन गया, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखिए 81xy है, तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात में 4 x - y = 3, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन इसको ऐसे लिखेंगे 3 की घात 4x - 4y = दोस्तों 3 की घात 1। तो अपन इसमें दूसरा समीकरण बनेगा, इसमें 4x - 4y = 1, ठीक है। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। बस अब इन दोनों समीकरण को रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 8x = 17 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 17/8। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए संख्याएं दोस्तों दे रखी है 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य तथा माध्यक का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समांतर माध्य बराबर है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो दोस्तों इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 सबको जोड़ के 5 का भाग दे लीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5.069। अब दोस्तों इनको अपन आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में अपन रखेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आएगा 5.007, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 नंबर पे, ये आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर पे, फिर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 0.2, ये 3 नंबर पे, फिर आएगा दोस्तों ये 5.12, ये 4 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे, ठीक है। तो दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में रख दिया अपन ने। अब माध्यिका निकालनी है, तो n+1/2 यानी कि 5 + 1/2। तो दोस्तों कौन सा पद आ जाएगा, तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा है दोस्तों, तीसरा पद है 5.02, ठीक है। तो 5.02 और 5.069 इनको जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 10.089, 10.089। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 2 है तो बहुपद होगा, बताइए। दोस्तों इसका सूत्र होता है शून्यकों का योग इंटू शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, बस कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों p x बराबर दोस्तों x² माइनस शून्यकों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है 2 + -2 ब्रैकेट बंद x प्लस 2 × -2, ठीक है। बस तो यहाँ पर दोस्तों x² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x² - 4, ठीक है। तो x² - 4 ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, x² - 0 × x प्लस -4, तो x² - 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी, ये हो जाएगी दोस्तों 4x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कितने x हो गए? 4 और 2 6 और 1 7। तो दोस्तों 7x बराबर क्या हो गया? 7x बराबर 140। 7x बराबर 140, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 140 में 7 का भाग दे दीजिए, कितना जाएगा? 20। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4x है। तो दोस्तों 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 80। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि 20 सेमी भुजा वाले एक घन को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार निर्मित घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़े घन की भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसमें माना कि निर्मित छोटे घनों की संख्या x है, तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन बराबर x इंटू छोटे घन का आयतन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 का क्यूब बराबर x इंटू दोस्तों 4 की घात, यानी कि 4 का क्यूब। बस 20 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? ये होता है 8000 बराबर दोस्तों x इंटू 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ठीक है, 8000 में दोस्तों 64 का भाग दे लीजिए, x निकल कर आ जाएगा कितना? 125। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, 0.175 के ऊपर बार लगा हुआ है, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों परिमेय संख्या के रूप में अपन क्या करेंगे? इसको व्यक्त करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर देखिए इसके अंदर अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.125 125 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर दोस्तों अपन क्या करेंगे? 1000x बराबर 125.125 तो यहाँ पर दोस्तों 900, इसमें समीकरण 1 और 2 रखने पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 999 x बराबर 125। तो यानी कि x बराबर आ जाएगा 125 बटे 999। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर जो 15 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।